Hello dear student, today I will discuss new method in numerical analysis for solving the ordinary differential equation which is known as Picard method. Okay, I already discussed two method, Euler's method, Euler modified method in previous lectures. Okay, Picard method क्या होता है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो मैं आपको डिस्कस करूँ, जरा आप ध्यान से देखिएगा इसको. ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, काफ़ी यूजफुल मेथड है. ओके, काफ़ी कैलकुलेशन वाइज भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, बहुत इजी गोइंग मेथड है. जैसा कि यूलर्स मॉडिफाइड में मुझे बहुत सारे इटरेशन फाइंड आउट करने पड़ते हैं, वो सारे के सारे इटरेशन इसमें फाइंड आउट करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती. एक ही इटरेशन से मैं सारी वैल्यूज फाइंड आउट करके कैलकुलेट कर सकता हूँ. किस तरीके से करते हैं जरा ऐसे देखिएगा. ओके, लेट अस कंसीडर ए डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इट इज इक्वल टू f of xy. It is any differential equation with initial condition x is equal to x naught and y is equal to y naught. Okay, let us consider an ordinary differential equation dy upon dx is equal to f of xy. Here y is dependent variable, x is independent variable. Okay, with initial condition x is equal to x naught and y is equal to y naught. Picard method एक्चुअल में ये बेस्ड होता है इंटीग्रल के ऊपर, पूरा का पूरा मेथड बेस्ड है इंटीग्रेशन के ऊपर. ओके, जैसे आप जानते हो कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ये फर्स्ट ऑर्डर की, अगर इसको मैं एक बार इंटीग्रेट कर दूं वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. y की वैल्यू निकाल आएगी, मैं अगर एक बार इंटीग्रेट कर दूंगा तो जो वैल्यू निकल के आएगी इट रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन. वही मैं यहाँ पर प्रोसेस यूज करूंगा. अगर इसको मैं इंटीग्रेट करूं इट मीन्स अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं dy इज इक्वल टू, लिख सकता हूं f ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स. अगर इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं बिटवीन द लिमिट 0 या बिटवीन द लिमिट, इनिशियल कंडीशन कितनी है हमारे पास x नॉट, अपर लिमिट तो मुझे नहीं पता है कहां तक गया, तो इनिशियल कंडीशन तो x हो गई, अपर लिमिट में मान लेता हूं x. ओके, इफ वी इंटीग्रेट इट बिटवीन द लिमिट x नॉट टू x, अगर इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं बिटवीन द लिमिट x नॉट टू x, इनिशियल लिमिट तो हमारे विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x नॉट लोअर लिमिट और बेटा अपर लिमिट होगी x. मुझे अपर लिमिट नहीं पता है कहां तक कर रहे हैं तो उसको मैंने एक जनरल पॉइंट मान लिया x. बट इसी के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में भी इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ इंटीग्रल आ जाएगा x नॉट के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू क्या होगी y नॉट, बटा x के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू क्या होगी y. तो मैंने इसे इंटीग्रेट कर दिया बिटवीन द लिमिट x नॉट टू x. ओके, अगर इसे मैं इंटीग्रेट कर दूँ राइट हैंड साइड, जब मैं x के लिए कर रहा हूँ तो x नॉट टू x हो गया और dy y के लिए करेंगे तो y नॉट टू y. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ dy इट इज इक्वल टू y, यहाँ तो ये केवल y का फंक्शन है तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इट इज इक्वल टू y. इस पर लिमिट लगा दूँ मैं, y नॉट टू y इज इक्वल टू इंटीग्रल x नॉट टू x f ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स. इसमें अपर लिमिट लगाऊं तो क्या गया y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रल x नॉट टू x f ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स. आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. मैंने यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दी है, अपर लिमिट y लोअर लिमिट y नॉट, तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट जैसी आ रही है. बट इस y नॉट को अगर मैं ट्रांसफर कर दूं इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा ये, इसको मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस इंटीग्रल x नॉट टू x dx. बट ये जो एक्सप्रेशन है इट रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है. क्लियर हुआ चीज़. बट मैंने आपको जैसे बताया ये सारे के सारे मेथड्स सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं. सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन का मतलब होता है कि मैं अगर अगला अप्रॉक्सीमेशन निकालूंगा उस पर पीछे वाले अप्रॉक्सीमेशन को आप यूज़ करो. जैसे मैंने आपकी यूलर्स मेथड में या यूलर्स मॉडिफाइड में डिस्कस किया हुआ था. अगर हमें y का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालूं तो y का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए जो राइट हैंड साइड में, बाकी कहीं चेंज नहीं होना, राइट हैंड साइड में जो ये इंटीग्रल के अंदर y आ रहा है इसको आप इनिशियल वैल्यू से रिप्लेस कर दो. y की इनिशियल वैल्यू कितनी है y नॉट, तो मुझे y का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन मिल जाएगा. इट मीन्स फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ y इज ऑब्टेन्ड y रिप्लेसिंग x नॉट टू x, y रिप्लेसिंग y नॉट in the right hand side of integration x naught to x f of x comma y naught into dx. ये जो रिप्रेजेंटेशन है इट रिप्रेजेंट द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ y. ये y का फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आया, मैंने कहीं भी चेंज नहीं किया है, केवल ये अंडरलाइन किया है. इस y को आप रिप्लेस कीजिए बस, ये y नॉट चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना ये तो एज इट रहेगा. y नॉट था इनिशियल कंडीशन हमारे पास, केवल ये पैरामीटर चेंज होगा क्योंकि ये मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर केवल फंक्शन x का होना चाहिए. अब ये फंक्शन x और y दोनों का है, मैं इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकता. जब मैं y को किसी कांस्टेंट वैल्यू से रिप्लेस कर दूंगा
तो फिर ये केवल फंक्शन x का रह गया, y नॉट तो कांस्टेंट है, तो पूरा का पूरा फंक्शन किसका हुआ, केवल x का। आप इसे इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, अगर मैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालूं इसी तरीके से, जब मैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालूंगा तो ये y नॉट एज इट, इसमें चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। इंटीग्रल बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं, यहाँ y1 लिख जाते हैं, यहाँ बेटा x नॉट टू x, केवल ये चेंज होता है बस, ये आ जाएगा f ऑफ x, y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। जब मैंने सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकाला तो मैंने इस फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन से जो न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो मैं यहाँ यूज कर लूँगा, वी गेट द सेकंड अप्रोक्सीमेशन। यानी आगे वाले अप्रोक्सीमेशन में हम पीछे वाले अप्रोक्सीमेशन को यूज करते हुए जा रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं n+1th अप्रोक्सीमेशन निकालूँ, सिमिलरली इफ वी डिटरमाइन द n+1th अप्रोक्सीमेशन ऑफ y, इट इज इक्वल टू y नॉट एज इट, कोई चेंज नहीं है यहाँ पर, x नॉट टू x, f ऑफ x, यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा बेटा। जब मैंने n+1th निकाला तो अब nth अप्रोक्सीमेशन इसके पीछे वाला यूज करोगे, इंटू dx। अंडरलाइन किया हुआ है, इट रिप्रेजेंट द n+1th अप्रोक्सीमेशन। ये जो मेथड कहलाता है इसी को कह देते हैं हम पिकार्ड मेथड। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इन्हीं का यूज़ करके हम अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करेंगे। पिकार्ड मेथड की कुछ लिमिटेशंस हैं और कुछ बेनिफिट भी हैं इसके। लिमिटेशंस पहले बताऊं, पहले लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन बताऊं कि अगर मैं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर पा रहा हूं तभी तो आप y2 के ऊपर मूव करेंगे, y के सेकंड अप्रोक्सीमेशन के ऊपर मूव करेंगे। अगर ये इंटीग्रेबल है तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा मेथड इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड होता है। इसका मतलब है कि इफ f ऑफ एक्स वाई इज इंटीग्रेबल, अगर f ऑफ एक्स वाई इंटीग्रेबल है तो आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं पिकार्ड मेथड से। अगर इंटीग्रेबल नहीं है तो आप पिकार्ड मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, पहली चीज़। ओके, ये इसकी लिमिटेशन होगी। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, किस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं जो इंटीग्रेबल हो। इससे हम साइमल्टेनियस, सेकंड पॉइंट, इससे हम साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन दे रखी है उनको भी हम पिकार्ड मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बस वो इंटीग्रेबल होनी चाहिए फंक्शन। दो चीज़ें हो गई। तीसरा बेटा बेनिफिट इसका ये है कि अभी जो मैं यूलर्स या यूलर्स मॉडिफाइड मेथड डिस्कस किए हैं पीछे, उन मेथड्स में सभी में मुझे हर वैल्यू के लिए अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करने पड़ते हैं। हर बार आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपने y1 निकाला तो y1 के लिए कैलकुलेशन कीजिए, फिर y2 के लिए सारी कैलकुलेशन करनी है, फिर y3 के लिए करनी है। हर पॉइंट के लिए आपको कैलकुलेशन करनी होती है। लेकिन पिकार्ड मेथड में ऐसा नहीं होता है। आप एक बार अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट कर लीजिए, केवल उसमें वैल्यू पुट करते चले आइए, आपको सारी वैल्यूज फाइंड आउट हो जाती है, तो बार बार अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती। दूसरा बेनिफिट हमारे पास ये। नेक्स्ट बेटा, इसमें अगर आप ध्यान से देखना, जो मैंने आपके फॉर्मूले लिखे हुए हैं इसमें कहीं भी मैंने h पैरामीटर को यूज़ नहीं किया है। इट मीन्स इट इज़ फ्री फ्रॉम h। ये h से फ्री होता है, आप किसी भी पॉइंट पर आप निकाल सकते हैं, चाहे आर्गूमेंट इक्वली स्पेस्ड हो चाहे ना हो। ओके, लेकिन यूलर्स मॉडिफाइड मेथड जो मैंने आपको पीछे डिस्कस किया वहाँ मैंने स्टेप साइज h यूज़ की थी। इट मीन्स आर्गूमेंट मस्ट बी इक्वली स्पेस्ड। लेकिन पिकार्ड मेथड में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। ओके, इतना चीज़ क्लियर हुई आपको। तो इस मेथड के थ्रू हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, बस वो इंटीग्रेबल होनी चाहिए, वो ऑर्डिनरी और फर्स्ट ऑर्डर की हो आपकी, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू इस मेथड को एक्सक्यूट करना सिखाऊंगा, कैसे इसका यूज़ करते हैं। ओके, वो मैं आगे। हेलो डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू सिखाता हूँ कि पिकार्ड मेथड से क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके, मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिया है, dy/dx इज इक्वल टू 1+xy। ओके, हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यही f ऑफ एक्स वाई होता है। इनिशियल कंडीशन दी हुई है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, और ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू या सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द रेंज 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0.5। ये आपको रेंज दे रखी है। ओके, अगर मैं चेक करूँ बेटा, ये जो कंडीशन है ये इनिशियल कंडीशन है। x नॉट ये ब्रैकेट में क्वांटिटी होती है, x नॉट हो गया, ये y नॉट, यानी x नॉट इज इक्वल टू 0, y नॉट इज इक्वल टू 1। ये इनिशियल कंडीशन गिवन है। जैसा मैंने अभी आपको पीछे डिस्कस किया, फॉर्मूला फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होता है पिकार्ड मेथड से। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन या फर्स्ट इटरेशन बाई पिकार्ड मेथड y1 इज इक्वल टू, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है y का, y नॉट प्लस इंटीग्रल x नॉट टू x f ऑफ x, y नॉट। जब आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर y नॉट यूज करते हैं। ओके, इज इक्वल टू, बट केवल ये चीज़, बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं होती, केवल यही चेंज होगा सेकंड अप्रोक्सीमेशन में। इज इक्वल टू y नॉट एज इट इंटीग्रल x नॉट टू x। बट यहाँ अगर मैं डेफिनेशन लगाऊँ f ऑफ x, y नॉट, हमारे पास फंक्शन था f ऑफ x y इज इक्वल टू 1+xy। तो बेटा यहाँ पर x की जगह पर x और y की जगह पर मैं पुट कर दूँ y0, तभी तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो वही मैंने यहाँ पर पुट किया है, x की जगह पर x, y की जगह y0, तो ये आ गया 1+x इंटू वाई नॉट। क्लियर, y नॉट पता है आपको, x नॉट पता है, y नॉट पता है, तीनों वैल्यूज उठा के यहाँ पुट कर दो। y नॉट इज इक्वल टू 1, मैंने यहाँ 1 पुट कर दिया। आफ्टर देन इंटीग्रल 0 टू x 1+x एज इट, y नॉट की वैल्यू 1, तो x इंटू 1 x इंटू dx। इसको मैं इंटीग्रेट कर दूँ, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, x का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2, लिमिट आ गई 0 टू x।
अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ, जब मैं अपर लिमिट लगाऊंगा तो x आ गया x² 2 एज इट आ गया, जब मैं 0 पुट करूंगा दोनों टर्म 0। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गया y का। अब मैं जब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकाल रहा हूँ, जरा चेक कीजिएगा इसको, जब मैं सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकाल रहा हूँ ये, तो यहाँ पर आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को यूज करेंगे, बाकी कोई चेंज नहीं है। देखो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ y इज इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रल x0 टू x f ऑफ x कोमा इस y0 की जगह आ गया फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू बट y0 एज इट प्लस इंटीग्रल x0 टू x 1 प्लस x इंटू फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ y, इसकी जगह आ गया केवल इज इक्वल टू 1 प्लस, बट ये देखो 1 प्लस ये फंक्शन वैसे आया, ये 1 आया प्लस ये y0 की वैल्यू थी बड़ा हमारे पास, y0 इज इक्वल टू 1 था, 1 लिख दिया। यहाँ पर जरा देखना फंक्शन में 1 एज इट आ गया, x इंटू वाई का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, बड़ा y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ये लिखा हुआ है, इसमें आप x का मल्टीप्लाई करो तो ये x हो जाएगा, x² हो गया, x³ आ जाएगा। क्लियर? अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, 1 एज इट रहेगा, बड़ा यहाँ पर जरा देखना 1 एज इट रहा, इस 1 का इंटीग्रेशन x, इस x का x² का x³ और x³ का x⁴/4 आएगा, 4 इंटू 2 8, इट रिप्रेजेंट सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ y। क्लियर? अब मैं अगर थर्ड अप्रोक्सीमेशन इसका फाइंड आउट करूं, जब मैं थर्ड अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करूंगा तो इसमें मैं सेकेंड अप्रोक्सीमेशन का यूज करूंगा, वही मैंने लिखा है। थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ y इज इक्वल टू y0 प्लस इंटीग्रल x0 टू x f ऑफ x कोमा y का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू y0 एज इट इंटीग्रल x0 टू x 1 प्लस, बट इस फंक्शन में मैंने यहाँ पर y का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन था, यहाँ मैंने सेकंड लिख दिया, 1 प्लस x इंटू वाई का सेकंड अप्रोक्सीमेशन इंटू डी एक्स। और y के सेकंड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू मैंने पता है पीछे, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दूँ, उसमें x का मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो कितना आ गया 1, y0 की वैल्यू 1 आ गई, इंटीग्रल x0 इज इक्वल टू 0 टू x 1 एज इट रहा, x इंटू वाई का सेकंड अप्रोक्सीमेशन, y का सेकंड अप्रोक्सीमेशन ये, इसमें x का मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो गया x, ये कितना हो गया x², ये कितना हो गया x³/2, इसमें x का मल्टीप्लाई करते रहा हूँ, इसमें x का किया x⁴/3, ये आ गया x⁵/8। अब इसे इंटीग्रेट कर दूँ, बड़ा ये 1 एज इट रहा, कोई चेंज नहीं है, इस 1 का इंटीग्रेशन x का x² का x³ x³ का x⁴/4 आएगा, 4 इंटू 2 8 प्लस x⁴ का x⁵5/5 आएगा, 5 इंटू 3 15 प्लस x⁵5 का x⁴6/6 6 इंटू 8 48। ये रिप्रेजेंट हो गया y का थर्ड अप्रोक्सीमेशन। ऐसे ही मैं फोर्थ या फिफ्थ भी निकाल सकता हूँ, लेकिन ये बहुत तो x⁴ तक हो गया, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, मतलब पावर बहुत ज़्यादा हो रही है, यहीं तक आप छोड़ सकते हो। निकालने के लिए मैं फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालूँ तो उससे रिजल्ट और एक्यूरेट हो जाएगा। ऐसे ही मैं और भी फोर्थ या फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन भी फाइंड आउट करके कैलकुलेट कर सकता हूँ। बट अब पिकार्ड मेथड का सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि इसमें आपने अगर चेक किया होगा, इसमें कहीं भी मैंने स्टेप साइज h का यूज़ नहीं किया है। अगर स्टेप साइज h का यूज़ नहीं किया तो ये फ्री होता है स्टेप साइज से, आप किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। और दूसरा बेनिफिट ये है कि सारी वैल्यूज़ एक साथ आ जाती हैं, मुझे बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। अब देखो मैंने जो टेबल बनाई है इसे देखना आप, ये x के लिए y के लिए इनिशियल वैल्यू x0 और y0 आपको गिवन है, x0 इज इक्वल टू 0, y0 इज इक्वल टू गिवन है 1। मुझे वैल्यू अगर मैंने स्टेप साइज आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कितना भी ले लो, मैंने इसे 0.1 से डिवाइड कर लिया पूरे इंटर, करना चाहो करिए, अदरवाइज मैंने तो पूरी रेंज में निकाल के दिखा दिया है। मैंने 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, मैं 0 से लेके 0.5 तक गया, मैंने ये पॉइंट्स लिख लिए इसमें। ओके, अब मैं y1 कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, y2 कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, y3, y4, y5 ये वैल्यूज कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। अगर यही क्वेश्चन में यूलर मेथड से कर रहा होता तो मुझे y1 के लिए कैलकुलेशन अलग करनी पड़ती, मॉडिफाई कर रहा होता तो उससे वैल्यू अलग निकालता, y2 के लिए अलग, y3 के लिए अलग, y4 के लिए अलग, y5 यानी हर वैल्यू के लिए मुझे अलग अलग क्वेश्चन करना पड़ता। लेकिन पिकार्ड मेथड में ये बेनिफिट है कि मैं एक बार क्वेश्चन किया, मैंने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाला, सेकंड निकाला, थर्ड निकाला। जो बेटा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है इससे ज़्यादा एक्यूरेट सेकंड होगा और इससे ज़्यादा एक्यूरेट ये होगा, क्योंकि बेटा इस अप्रोक्सीमेशन में पीछे वाले दोनों अप्रोक्सीमेशन ऑलरेडी यूज हो चुके हैं। तो जो ये थर्ड अप्रोक्सीमेशन है इसमें आप x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाइए। मुझे 0.1 पे निकालना तो इसमें x के ऊपर 0.1 पुट कर दीजिए, आपको y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जो y की वैल्यू आ जाए वो यहाँ पुट कर सकते हैं। फिर x की वैल्यू x के मैं 0.2 पुट कर दूं तो मैं x के पे जैसे ही मैं 0.2 पुट करूंगा तो मुझे दोबारा नहीं करना है, इसी में केवल पुट करते जाइए। थर्ड अप्रोक्सीमेशन है 0.2 पुट कर दो तो 0.2 पर y की वैल्यू आ जाएगी, इसमें 0.3 पुट कर दो 0.3 पर आ जाएगी, 0.4 पुट कर दो ये वैल्यू आ जाएगी, 0.5 पर पुट कर दो ये निकाल लिया। अगर मैं कहता हूँ कि फाइंड द वैल्यू एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 100 तो मैं x के ऊपर 100 पुट कर दूँ, आपको अपने आप y की वैल्यू मिल जाएगी x इज इक्वल टू 100 पर। क्लियर हुआ चीज़? अगर मैं कहता हूँ कि x इज इक्वल टू आपको 5 पर निकालनी है तो x इज इक्वल टू 5 पुट कर दूँ, मैं किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट कर सकता हूँ। केवल जो तीसरा अप्रोक्सीमेशन मैंने थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकाला है
इसमें आप वो वैल्यूज पुट करते जाइए। तो बार बार मुझे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, केवल क्या करना है, इस वैल्यू में उठा के जिस पॉइंट पर वैल्यू उठा के जिस पॉइंट पर वैल्यू मुझे निकालनी है वो पुट कर दीजिए। वी गेट द वैल्यू ऑफ या वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर हुआ चीज, ये इसका बेनिफिट है पिकार्ड मेथड का। आई होप ये चीज प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। ओके ओके, थैंक यू।